स्वागत है आपका आउटलुक 2023 में। और आज बातचीत होगी टीम लीज की फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साथ ही सीईओ ऋतुपर्णा चक्रवर्ती से। लेकिन सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की हेडलाइंस। नए साल के आखिरी सेशन में बाजार में छाई सुस्ती। बैंक निफ्टी ऊपर से 350 पॉइंट फिसला, लेकिन मिड कैप शेयर्स में रौनक। 2022 में भारत ने किया आउट परफॉर्म। ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद सेंसेक्स निफ्टी ने दिए 5% के पॉजिटिव रिटर्न, जबकि अमेरिका जापान के बाजार 9% तक टूटे। हैंग सेंग का मार्केट भी पूरे साल में 15% नीचे। सरकारी बैंकों और एनबीएफसी शेयर्स में आज जबरदस्त जोश। आईओबी, बीओआई, यूनियन, यूको 5% तक ऊपर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जीआईसी हाउसिंग, मनापुरम में भी 5% की तेजी। चीन की रीओपनिंग से मेटल शेयर्स में जबरदस्त खरीदारी। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1% से ज्यादा का उछाल। सेल, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, टाटा स्टील 3 से 4% ऊपर। और पंचतत्व में विलीन हुई पीएम मोदी की मां हीराबेन। 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। तो बाजार का ताज़ा तरीन हाल ये है कि ऊपरी लेवल पे प्रेशर है और इसीलिए आपको सुस्ती भी दिखाई दे रही है। मतलब प्रेशर से मतलब नहीं कि बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम बहुत ही लीन है, बहुत थिन वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही है। सब लोग नए साल की छुट्टियों के मूड में है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस कह सकते हैं आप। जहाँ सारे इंडाइसेस फ्लैट है, वहीं मिड कैप इंडेक्स 1% के करीब ऊपर दिख रहा है। तो क्या बाजार के सारे लोग छुट्टी पे चले गए हैं तो ट्रेडिंग कोई नहीं करेगा? मानस जी, भाई सब लोग छुट्टी के मूड में चले गए हैं, सुस्त कारोबार है, वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए बहुत उत्साह है मन में कि आज तो मैं करूंगा ही ट्रेड, तो इस समय क्या करना चाहिए? तो देखिए, मेरे ख्याल से ट्रेडर की तो कोई छुट्टी नहीं होती है। जो ट्रेडर है वो तो अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है और वो अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। आज लो वॉल्यूम डे है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आज भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां आप ट्रेड कर सकते हैं। मेरा समझना ये है कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अभी भी नीरज जी बहुत पॉजिटिव है। हालांकि 20-डे मूविंग एवरेज पे निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट आई थिंक लोअर लेवल पे फिर से बाइंग आएगी और इवेंचुअली 20-डे मूविंग एवरेज ब्रेक करके 18,450 की तरफ निफ्टी निकलने की कोशिश करेगा। और अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात कर ले तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो आज जो दिख रही है वो आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। देखिए, करीब 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज फिर से आपको आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल की बात करें तो वहां ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो खरीदारी करेंगे बीपीसीएल में, करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं 328 रुपए के स्टॉप लॉस से 340 रुपए के टारगेट के लिए। और दूसरा जो स्टॉक चार्ट की बेहतरीन लग रहा है वो लग रहा है इंडियन होटल्स का। देखिए, इंडियन होटल्स में 4 दिन पहले अगर आपको याद हो तो एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद 3 दिनों का कंसोलिडेशन, लेकिन फाइनली आज स्टॉक ने अपने 20-डे 50-डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। तो लो वॉल्यूम डे है, फिर भी वॉल्यूम्स काफी बेहतर है यहाँ पर। तो 314 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए। 330 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इंडियन होटल्स और बीपीसीएल दो बढ़िया ट्रेड बनते हुए दिख रहे हैं मानस को, जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये छोटू वाले बैंक बहुत चल रहे हैं सरकारी, इसमें भी कुछ है क्या? बिल्कुल। देखिए, सरकारी में तो मैं तो अभी भी वही बीपीसीएल सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक की तरफ ही देखूंगा। वहां पर मैं ज्यादा कंफर्ट एक्चुअली फील करता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये बेहतर लग रहे हैं जो छोटे स्टॉक है आईओबी या तो छोटे जो बैंक है उनसे, लेकिन कंफर्ट अगर हम बात करें जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लगता है, बहुत ज्यादा चले नहीं है, तो आज भी मेरी पसंद कैनरा बैंक है। अभी भी करंट लेवल्स पे भी मैं समझता हूँ कैनरा बैंक में खरीदारी करके चलना चाहिए। 319 रुपए के स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि देखिए अगर ये ब्रेकआउट 330 रुपए के ऊपर देगा तो आपको कम से कम 30 से 40 रुपए का अप मूव तो जरूर देखने को मिलेगा। 30 से 40 का अप मूव दिख सकता है केनरा बैंक में, और 10 साल के लोस पे चल रहा है नेट एनपीए सारे बैंकों का, ये रिपोर्ट कहती है। तो सरकारी बैंक में अभी भी दमखम बाकी है। चलिए अब बातचीत करेंगे आउटलुक 2023 के बारे में। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम बातचीत करेंगे जॉब सेक्टर की किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, और हम बातचीत करेंगे टीम लीज, देश की एक जानी मानी बड़ी कंपनी जो जॉब मार्केट को ट्रैक करती है, और इनके पास बहुत सारा डेटा होता है सेक्टोरल और ओवरऑल भी, और देश का ही नहीं दुनिया का भर का भी होता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है टीम लीज की को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती जी। ऋतुपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और 2023 के हम लोग दहलीज पे खड़े शुरुआत करना चाहते हैं।
तो जॉब की बहुत बात होती है, एम्प्लॉयमेंट की बहुत बात होती है, तो आपके हिसाब से अगले क्वार्टर के लिए और 2023 के लिए, मतलब 23 के पहले क्वार्टर कैलेंडर ईयर के और पूरे साल के लिए किस तरीके का जॉब का सिनेरियो बनता दिख रहा है? धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। हाँ, तो आई थिंक बहुत ज्यादा फ्यूचर में फोकस करना आजकल लगभग नामुमकिन हो गया है, स्पेशली जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट मार्केट में। इसीलिए हम लोग आजकल अगला 3 महीने का आउटलुक पेश करने की कोशिश करते हैं हमारे रिसर्च और सर्वे के थ्रू। तो हाल ही में हमने हमारा जो लेगेसी रिपोर्ट है, एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट, वो लेके हम आए हैं फॉर Q4। एक चेंज है पिछले कुछ रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में हमने खास करके सारे इंडस्ट्रीज को 2 क्लस्टर में बांट दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, क्योंकि इनके जो नुआंसेस होते हैं, ग्रैनुलैरिटी होते हैं, काफी अलग अलग होते हैं, और इससे क्या होने वाला है समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। Q4 वैसे भी देखा गया है, मैं आपको अपना खुद का तजुर्बा इसमें अगर मैं अप्लाई करूं तो मैंने पिछले 15-20 सालों में देखा हुआ है Q4 लगभग सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए थोड़ी सी धीमी गति में चलती है, क्योंकि ये आफ्टर सीजन्स और आफ्टर फेस्टिवल्स वाला क्वार्टर होता है, तो डिमांड लगभग मार्केट में थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये क्वार्टर मोस्ट एम्प्लॉयर्स और मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं आगे की प्लानिंग, बजटिंग वगैरह वगैरह के लिए। एंड नॉनदलेस आई थिंक जो अच्छी खबर ये है कि जो लोगों की जो ऑप्टिमिज्म है या होप है, बहुत ज्यादा उसमें डिप नहीं देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में बोथ हम देख रहे हैं कि आउटलुक काफी अभी भी अच्छी है, कोई नेगेटिविज्म बहुत ज्यादा मायने पे ऑब्वियस नहीं है। तो जैसे कि अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जो लगभग टॉप सेक्टर्स उभर के आ रही है, वो है ऑब्वियसली हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल, FMCG, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, EV, सब में इंटेंट काफी अच्छे दिखने को मिल रही है। कुछ मोमेंटम है इन सब सेक्टर्स में। शहरों की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर एक्टिविटी हमको देखने को मिल रहा है चेन्नई जैसे, मान लीजिए पूना, बैंगलोर, बॉम्बे। और एक इंटरेस्टिंग चीज है सर्वे में, बोथ सेक्टर्स में देखा जा रहा है कि अभी देयर इज क्लियरली अ ट्रेंड बैक टुवर्ड्स मेट्रोज। सो ओवरऑल मेट्रोज में हायरिंग दिन पे दिन बेहतर होते जा रही है, एंड कुछ शहर आगे हैं बाकी शहरों से। फॉर एग्जांपल सर्विसेज सेक्टर में बैंगलोर सबसे आगे है, उसके बाद चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, और इसमें खास करके बहुत सारी एक्टिविटीज फाइनेंशियल सर्विसेज में, टेलीकॉम में, एजुकेशन, ई-कॉमर्स, रिटेल, लॉजिस्टिक्स। सो यहाँ अभी भी एक ऑप्टिमिज्म जायज है, और एक पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिल रहा है। सो बट हैविंग सेड दैट, हाँ सॉरी, नहीं आप कंटिन्यू कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। Having said that, I think एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी जहाँ की थोड़ी बहुत उत्साह है, बट लोगों की और ऑर्गेनाइजेशंस की नजरिया अबाउट एम्प्लॉयमेंट हायरिंग पैंडेमिक के बाद काफी हद तक चेंज हो गई है। जो पहले हमने देखा एक ट्रेंड होती थी एंटिसिपेटरी हायरिंग, हाई बुलिश सेंटिमेंट्स हायरिंग को लेकर, रेवेन्यू और बिजनेस एक्सपेंशन से पहले हायरिंग हो जाती है, वो सब अभी नहीं हो रहा है, और आगे भी मेरा मानना है नहीं होगा। तो पहले जो हम ब्लॉकबस्टर्स हायरिंग कभी कभी किसी किसी सेक्टर्स में देखते हैं, वो भी नहीं है। जैसे कि रीसेंट Q3 जो हमारी फेस्टिवल क्वार्टर है, उसमें भी हमने देखा है कि जहाँ की वो पीक क्वार्टर रहती है, बहुत हाई कंजम्पशन होता है, वहां पे भी सेक्टर्स लाइक ई-कॉमर्स, रिटेल, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऐसे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ हायरिंग नहीं कर रही थी। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी शुड बेयर इन माइंड। ये जो एक कॉशन है एटमॉस्फेयर पे, वो मुझे लगता है अभी भी जारी है। कॉशन अभी भी हावी है, और ट्रेडिशनल तरीका है बिल्कुल कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
सर्विसेज में बेंगलोर जैसे शहरों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, लेकिन बहुत रोबस्ट नहीं, एवरेज टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ है। ऋतुपर्णा जी, क्या इस सर्विसेज में आईटी भी शामिल है? क्योंकि उसमें तो बहुत दो सेक्टर खासतौर पर मौजूद है। एक तो आईटी में फ्रीज कर दिया था, रोक दिया था, उन्होंने कोई भर्ती नहीं करेंगे, और स्टार्टअप्स में तो बुरी तरीके से छटनी हुई थी, ले ऑफ्स खूब हुए थे खूब। इन दोनों सेक्टर की क्या हालत है? तो ऐसे है कि टेक्नोलॉजी ऐसी सेक्टर है ना, हाँ अभी थोड़ी सी मूड डाउन चल रही है, बट वो ऐसी सेक्टर है जो हम इजीली मान के चल सकते हैं, जिनमें कभी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कभी बुरी हो ही नहीं सकती है। तो हाँ, हम देख रहे हैं अभी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स उन्होंने थोड़ी सी कॉशियस होने की एक क्लियर इंडिकेशन दिखाई है, ताकि वो अपना बॉटम लाइन को प्रोटेक्ट कर सके, और कोई भी अननेसेसरी और एक्सेस अगर हायरिंग हुई है या इरेशनल कॉम्पनसेशन पैकेज दी गई है तो उसमें थोड़ी सी रोक लगा दे। बट साथ ही साथ ये सेक्टर अभी भी निश स्किल सेट, क्रिटिकल और हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल सेट्स, प्रोफाइल की डिमांड इसमें है। आपने अगर रिसेंटली जो कैंपस हायरिंग हुई है उसमें अगर देखेंगे, उसमें कंसल्टिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिशनल कंपनी के अलावा टेक्नोलॉजी कंपनीज भी शामिल थे। तो इसका मतलब यही होता है कि दे आर स्टिल काफी कन्विंस्ड अबाउट द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ द सेक्टर। बट हाँ, अभी एक इमीडिएट नीड थी इस सेक्टर में, बहुत सारी एक्सेप्शनल unnecessary excess behavior which was being demonstrated, उसको थोड़ी सी उस पे थोड़ी सी कंट्रोल लेके आए। आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपेंड। मेरी मानना है कि ऐसी चलती रहेगी अगले 18 महीने तक। ये जो कॉशन है इस सेक्टर में, नीड बेस्ड हायरिंग अभी चलती रहेगी, बट साइड बाय साइड ये इंटरेस्टिंग बात है कि जहां की एट्रिशन थोड़ी सी कम हुई है उस सेक्टर में, वो एकदम जीरो भी नहीं हो गई है। तो इसका मतलब है तो मोमेंटम थोड़ी बहुत रहेगी, बट वो जो हम एक्सपेक्टेशन है, हमारा जो एक ऑलवेज हमारा जो एक विश है कि आईटी सेक्टर्स ऑलवेज एक वावा मोमेंट लेके आएगी, वो शायद अभी कुछ क्वार्टर्स तक देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, तो वो जो ओवरहेड कॉस्ट थी उसको भी उन्होंने रिप्लेस किया और कैंपस हायरिंग की। और ये जो स्टार्टअप्स में बहुत तगड़ी छटनी हुई है और टॉप लेवल की भी छटनी हुई है, उड़ान जैसे ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत लोग टॉप लेवल से भी निकाले गए, वहाँ पे अभी कुछ नॉर्मलाइज हुआ कि अभी भी ये सिलसिला चल रहा है? आई थिंक ये एक साइक्लिकल बिहेवियर है। जैसे आपको हमने देखा है पिछले हर 10 साल में स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक फेज रहता है जब बहुत जबरदस्त उत्साह, बहुत जबरदस्त व्हाट यू कॉल इट, एक्साइटमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद फाइनली कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप करते हो, एक टाइम आता है जब आपको उसकी रिटर्न्स देनी पड़ती है। तो आई गेस जब रिटर्न्स की बारी आती है, कुछ कुछ ऐसे बिहेवियर्स और ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं। हालांकि हाँ, आई थिंक हमारा प्रेसिडेंस ऐसी रही है पिछले 15 साल में कि हम अगर कुछ सीख ले तो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के लिए अच्छा रहेगा। हमने देखा है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव blowout, I mean fundraising has been excessive. I don't know whether I should call it excessive, but हाँ, बहुत अच्छी fundraising भी हुई है। but अभी मुझे नहीं लगता है कि लोग खुले हाथ से अभी भी ऐसे फंडिंग और इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। इसीलिए स्टार्टअप इकोसिस्टम, मैं नहीं बोलूंगी कि उनका आइडियाज, इनोवेशंस कम हो जाएंगे, बट हाँ, उनके चॉइसेस बहुत बदल जाएंगे। आई थिंक फोकस रहेगी कि क्लाइंट बेस को कैसे बढ़ाए, प्रोडक्ट को कैसे मजबूत बहुत करें। ऊपर गया है तो इसलिए उनको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब उतनी फ्री मनी अवेलेबल नहीं है। आपने कहा कि एंट्री लेवल पे है और कुछ जगहों पे, तो मुझे ये बताइए कि इसमें वेजेस की क्या सिचुएशन है। और एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल मेरा है कि आईटी वाली कंपनी जब कैंपस हायरिंग के लिए जाती है तो वो एंट्री लेवल पे क्या ऑफर करती हैं आजकल पहले क्या करती थी अगर कंपेयर कर सके तो? आई थिंक इस बार की कैंपस हायरिंग बहुत ही एनकरेजिंग रही है, अगर हम कुछ डेटा पॉइंट्स जो एटलीस्ट पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। पर मेरा मानना है कि वो ऑफ कोर्स सारे जो एक्सट्रीम ऑफर्स है उसके बारे में ही हमने न्यूज में सुना होगा, बट नॉनदलेस आई थिंक
बहुत वॉल्यूम्स में आईटी सेक्टर ने कैंपस से नहीं हायर करा है, बट स्पेसिफिक स्किल बेस्ड हायरिंग करी है। मेरी मानना है कि वो लोग कुछ खास स्किल्स जो शायद उनको अभी उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में नहीं मिल रहे थे, उसके खोज में ये लोग कैंपस गए हैं, और उसके लिए उन्होंने काफी जेनरस ऑफर देने के लिए रेडी भी थे। और पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर काफी चेंज हो गई है। आगे हम देखते थे कि ये ज्यादातर जो कॉम्पनसेशन होती है वो फिक्स्ड हुआ करती थी, बट अभी जो ऑफर्स कैंपस में लेके गए हैं उसमें एक फिक्स कंपोनेंट है, साथ ही साथ एक सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस बेस्ड वेरिएबल कंपोनेंट है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, वेदर इट्स वेलनेस बेनिफिट, रिमोट वर्किंग बेनिफिट्स। सो उनकी जो कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर है टैलेंट को अट्रैक्ट करने का, उसमें काफी हद तक एक पिछले कुछ सालों का जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी एक इन्फ्लुएंस दिखाई देती है। तो आई गेस वॉल्यूम हायरिंग शायद वो ना कर रहे हो अभी भी कैंपस से, बट बहुत स्पेसिफिक फ्यूचर स्किल्स बेस्ड हायरिंग के लिए वो कैंपस गए हुए हैं, और उसके लिए जो भी सही सैलरी उनको लगा वो पे करने के लिए वो रेडी भी थे। आई थिंक कुछ सैलरीज ऑफ कोर्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा करोड़ों में गया है, सो बट दैट इज नॉट द एवरेज सैलरी फॉर श्योर। एबरेशंस है, वन ऑफ में हो सकते हैं। ऋतुपर्णा जी, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा मन कर रहा है सवाल पूछने की, ये अभी भी जो है जियोग्राफिकली में जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन उन शहरों में है जहाँ पे ऑलरेडी पहले से बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। मेट्रो सिटीज़ हो गई, या उससे थोड़ी सी छोटी वाली शहर हो गई, या इंडस्ट्रियल हब हो गए, वहाँ पे है। ये ट्रेंड बदलता नहीं दिख रहा है। और इसमें एक जो ई कॉमर्स में आप कह रही हैं कि सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है, कि इंटेंट दिखा रहे हैं हायरिंग का, वो क्या ज्योग्राफी को कवर कर रहा है क्या? जी, सो नीरज जी, इस टॉपिक पे तो एक पूरा शो बनाया जा सकता है। आप मुझे समय दीजिए, आप मुझे समय दीजिए, मैं इस पे शो करूंगा सर, ट्रस्ट मी। मैं आवाज अड्डा आपके साथ 1 घंटे करूंगा इसी को समझने के लिए। बिकॉज ये जो टॉपिक है ना, ये आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल सबके सामने आज मुझे पूछा है, और ये इसका छोटी सी जवाब अब तक के लिए मैं यही देखूंगी कि देखिए, जो हमने बहुत सारी हॉरिफिक्स पिक्चर्स देखे हैं पैंडेमिक में, राइट, हमने देखा है कि माइग्रेंट वर्कर्स के साथ क्या हुआ है, और हम सबको पता है कि ज्यादातर डिमांड, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस और नेट ग्रोथ जो हो रही है ज्यादातर सदर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में, और अवेलेबल मैन पावर जिनके पास अपनी जगह, अपनी शहरों, अपनी स्टेट में नहीं नौकरियां हैं और अच्छी क्वालिटी नौकरियां हैं, वो ज्यादातर नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री है। सो हम देख रहे हैं कि वहां से लोग और कोई उपाय नहीं है उनके पास बेहतर लाइफ के लिए, बेहतर कमाई के लिए बड़े शहरों में और खास करके वेस्ट और नॉर्थ में आ रहे हैं। हमें लगा कि ये जो बहुत ही भयानक पिक्चर्स हमने पैंडेमिक में देखा कि कुछ बदल जाएगा ऑन ग्राउंड काफी सारे स्टेट्स में, जहाँ पे लोकल जॉब क्रिएशन अभी भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। पर मुझे नहीं लगता है, अनफॉर्चुनेटली, एंड आई एम स्टिल होपिंग कि ये शायद चेंज आ जाए, उस मामले में हम अभी तक कोई चेंज देख पाए। तो इसीलिए अभी हम देख रहे हैं, जैसे कि हमारा सर्वे में भी ये हमने देखा है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट में अभी भी थोड़ी सी एक स्टैग्नेशन आ गई है। और मेरा ये मानना है कि काफी सारा जो टैलेंट है और काफी सारा जो अवेलेबल वर्कफोर्स थे अभी रूरल इंडिया में, वो वापस शहरों में आने लग गए हैं, और खास करके बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई ऐसे शहरों में। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। इस पे लेबर कोड्स का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस हैं, इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स जो हर स्टेट गवर्नमेंट को अभी सोचना पड़ेगा टू अट्रैक्ट मोर जॉब्स विद इन द स्टेट्स फॉर द यूथ ऑफ द स्टेट। इसीलिए आप मुझे कभी और बुलाए तो मैं उस पे, और आपको प्रॉमिस हो गया है नए साल के नेक्स्ट 10 डेज में हम आपके साथ इसी एम्प्लॉयमेंट और उसकी ज्योग्राफिकल स्प्रेड पे हम लोग शो करेंगे, और बहुत डिटेल में आपसे मैं बात करूंगा। लेकिन इस शो के लिए एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मोटे तौर पे जो मुझे समझ में आया कि ये फिर वही कहानी है कि उन्हीं शहरों में, उन्हीं जगहों पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और नीड बेस्ड हो रहा है। कोई बम्पर नौकरियां नहीं निकल रही हैं, जिसकी जितनी ज़रूरत है वो उतनी ले रहा है, और स्प्रेड में थोड़ी सी अभी दिक्कत है रूरल एम्प्लॉयमेंट में। एक चीज़ खाली आप मुझे और बताइए कि जो वेजेस हैं, क्या उसमें
दिख रहा है कि इन जनरल, नॉट कि स्पेसिफिक कोई आदमी बहुत बड़ा नैनो टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है उसको तो 1 करोड़ मिल जाएंगे, सामान्य तौर पे जो भर्तियां हो रही उसमें वेज इंक्रीज हुई है क्या? जी, आई थिंक अगर हम हमारा एक और रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, वो टीम लीज जॉब्स एंड सैलरी प्राइमर रिपोर्ट है, और उसमें हमने देखा है कि खास करके 2022 में बहुत ही अट्रैक्टिव इंक्रीमेंट्स एंड रिविजन्स हैव बीन गिवन। लाइक उसका 2 रीजन हो सकता है। एक हो सकता है कि पैंडेमिक के चलते बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस उतनी अच्छी रिविजन्स और इंक्रीमेंट्स नहीं दे पाई थी, और इसकी वजह से शायद उन्होंने इस बार। और दूसरी रीजन है, हाँ, इकोनॉमी खुल रही है, एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग बैक टू द वे इट वाज, तो टैलेंट के पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और लोग चाह रहे कि जो टैलेंट उनके लिए जरूरी है, खास है, स्पेशलाइज्ड है, उनको रिटेन करे। बट वो जो आपका सीधा सीधा आंसर है कि एवरेज वेज लेवल्स तो डेफिनेटली हमारे यहाँ बढ़ रही है। जैसे कि टीम लीज, अगर हमारे जो टेम्प्स है हमारे रोल्स पे, हम देख रहे हैं कि अभी उनका एवरेज वेज कम से कम ऑलमोस्ट 24,000, 24,500 के आसपास पहुंच चुकी है। तो वो लगातार हर साल, और इस साल तो काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट शायद 9-10% एवरेज इंक्रीज हमारी वेजेस में, वो भी टेम्प वर्कर्स के लिए हो चुकी है। तो और बाकी सारे सेक्टर्स में हमने देखा है कि डबल डिजिट्स रिविजन्स हुई है। इश्यू है कि वेजेस जहां की बढ़ रही है, आई थिंक एम्प्लॉयर्स जो प्रोडक्टिविटी गेन्स एक्सपेक्ट करते हैं, शायद वो नहीं फील कर पा रहे और देख रहे हैं। तो वो एक बहुत ही बड़ी इश्यू है, और इसका वजह यह है कि इंडिया में स्किल्स की काफी अक्यूट प्रॉब्लम्स है, और इसीलिए इंडिया देशों में हर इंटरनेशनल रैंकिंग्स में प्रोडक्टिविटी इंडेक्स में बहुत ही नीचे है अभी। तो वो एक और दूसरी इश्यू है, सो उसके बारे में भी हम कभी और बात कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बस वो अगले 1-1.5 घंटे में आपके पास इनवाइट हम भेज देंगे कि हम लोग कब डिस्कस करने वाले हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण इशू इसलिए है क्योंकि अगर वेजेस उस तरह से ब्रॉड बेस में नहीं बढ़ रही हैं और रूरल इकोनॉमी में उतना अच्छा वेज नहीं आ रहा है, तो ये एक चिंता की बात। ये डेजा वू है, फिर वही कहानी हमेशा जैसे चल रही पिछले 30-40 सालों से कि कुछ ही जगहों पे जॉब क्रिएशन हो रहा है। लेकिन बहरहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तुपड़ा जी, और आपने बहुत डिटेल में समझाया, और इससे भी डिटेल में हम आगे किसी और शो में समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।